नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का जम्मू कश्मीर एडिशन और मैं हूं विकास अब्रोड। आज यूनियन बजट पेश हुआ है जिसको लेकर पार्टियां अलग अलग राय रख रही हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये एक भारत के विकास के लिए, भारत की तरक्की के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बढ़िया बजट है। वही विपक्षी पार्टी का कहना है कि आम आदमी को इससे कोई राहत नहीं मिली है। और इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जगदीप सिंह, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, साथ में दिनेश महाजन, जो एक फाइनेंशियल एडवाइजर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। शुरुआत में दिनेश जी आपसे करूंगा, क्या है बजट इस बार का यूनियन बजट और क्या लग रहा है आपको इसको लेकर? देखिए, नमस्कार विकास जी। ये जो बजट है ये बेसिकली जो इकोनॉमी को बढ़ाने वाला बजट है। माना कि इसमें टैक्स में कोई गवर्नमेंट ने रिबेट नहीं दी है, लेकिन उन्होंने इस बजट में जो चीजें भी उन्होंने सीतारमन जी ने अनाउंस की हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन सभी से हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि विकसित भारत की तरफ हमें जाना है, और विकसित भारत के लिए 2047 तक जो जो उन्होंने अपने मानक रखे हैं, ये उस दिशा में एक बजट है। जी जगदीप जी, विकसित भारत का बजट। विकास जी, आपको आभार और सबको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी। मैं नहीं जानता कि बतौर अर्थशास्त्री इनकी जो मेहमान विशेष आपने बुलाए हैं, इनकी क्या औपचारिकताएं हैं, क्या मजबूरी है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो तथ्य, आंकड़े या साक्ष्य फिल वक्त सामने आते हैं, वो साफ साफ इंगित कर रहे हैं कि एक ऐसी सरकार जिसे अर्थशास्त्र की बुनियादी पेडागॉगिक्स नहीं मालूम, एक ऐसी सरकार जो हर मर्तबा किसी ना किसी तरीके से आम जन को ठगने की उस कवायद में निरंतर जुटी रहती है, जो हम साल 2014 से देखते चले आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ तक आज के बजट का सवाल है, चाहे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करें हम, एसटीटी की, तो 0.2 से उसे 0.5 तक इन्होंने बढ़ा दिया। सेंसेक्स जो है वो 1800 पॉइंट धड़ाम गिरा, निफ्टी 600 पॉइंट गिरा। मिडिल क्लास स्टैग्नेशन जो था वो जस का तस कायम है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 75,000 पर इन्होंने रहने दिया। स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं आई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हम फैंटम लॉस बोलते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में, वो भी बदस्तूर कायम है। रीजनल लेवल पर जो नेग्लेक्ट किया है करीब करीब सभी प्रदेशों को, वो भी इस बजट की एक खासियत मानी जा सकती है। रही बात आज के इस बजट की वास्तु स्थिति को, तो जब वित्त मंत्री अपना भाषण दे रही थी तो भाजपा के नेता ऑन कैमरा उबासियां लेते और सुस्ताते हुए नजर आ रहे थे, जो बता रहा था कि आखिर कितनी गंभीरता से खुद इन्हीं के लोग इसको ले रहे हैं। मेरे कुछ सवाल है, बड़े मुख्तसर से शब्दों में पूछना चाहूंगा। पहली तो बात, जिस देश के 1% लोगों के पास 40% देश की संपत्ति हो, 10% के पास 65% हो, और बाकी के 50% लोगों के पास केवल 3 से लेकर 6.4% की संपत्ति कुल हो, वहां पर बजट जो है वो कितना प्रभावी जनसाधारण के लिए होगा। और वहां पर जहां पर आप 80 लाख के करीब लोगों को 5 किलो राशन पर मैसर किए हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि एक मर्तबा फिर से न केवल इस देश के आम साधारण नागरिकों को इस सरकार ने ठेंगा दिखाया है, अपितु झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने का जो इनका चिर परिचित अंदाज शुरू से रहा है, वो आज के बजट में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। जी विकास दिनेश जी, देखिए, बजट के जैसा बजट होता है वो कहते हैं वैसे ही मार्केट चलती है। और जगदीश जी बता रहे हैं, आज आपने देखा मार्केट बहुत ज्यादा डाउन गई है। आम आदमी क्या इससे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहा, या क्या कारण रहे कि मार्केट जो है एकदम से ही क्रैश कर गई? विकास जी, देखिए, बड़ी सारी चीजें ऐसी होती हैं जब बजट पेश होता है, बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस बाद में आना बाकी रहती हैं। जैसे भाई साहब ने कहा कि एसटीटी बढ़ाया गया, तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं किसी पार्टी से लेन देन नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी जो फाइनेंशियल सेक्टर की मेरी 34 साल की जानकारी है, उसके मुताबिक जो मैंने पढ़ा है,
एसटीटी का ये दोहरा असर है, दोहरी वजह है जो गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। एक तो गवर्नमेंट फ्यूचर और ऑप्शन में लोगों को थोड़ा डिमोरलाइज करना चाहते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में मत जाएं। सेबी का आंकड़ा है कि 95% लोग वहां से घाटा खा के निकलते हैं। तो क्या ये आपको सही लगता है? भाई साहब ने कहा कि 50% लोगों के पास जो कुछ नहीं है। आप कभी इस बात को डाटा को लेके चले कि आज की जो नौजवान जनरेशन है उसको जल्दी में पैसा बनाना है, और उसका नतीजा क्या होता है? वो सीधा स्टॉक मार्केट में जाते हैं। स्टॉक मार्केट में भी कहां जाते हैं? ऑप्शंस में। ऑप्शंस में मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो घर से पूंजी लेके गए थे और खाली हाथ आए हैं। सिर्फ 5% यहां लोग कमा रहे हैं, उसी को गवर्नमेंट ने, ठीक है मैं नहीं कहूंगा कि उसमें टैक्स नहीं बढ़ाया है, उसमें गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के रोकने के भी तरीके होते हैं, ये भी एक रोकने का तरीका है। बाकी उन्होंने जो नॉर्मल लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, इक्विटी में, उसमें तो एसटीटी नहीं बढ़ाया। रही बात दूसरी, अब ये कह रहे हैं कि ये आम आदमी को कुछ नहीं दिया। गवर्नमेंट ने अभी पिछले साल तो 7 लाख से सीधा 12 लाख किया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस बार 12 से 17 कर देते। कुछ तो इकोनॉमिक लेवल है, कुछ चीजों में जरूरी है। और गवर्नमेंट में, जैसे मैंने पहले अपने शब्दों में कहा कि गवर्नमेंट जो विकसित भारत को लेकर चल रही है उसके मुताबिक काम कर रही है। गवर्नमेंट हर साल टैक्स स्लैब बढ़ाना नहीं चाहती, इसीलिए उन्हें सीधा सादा 7 से 12 लाख किया था, ताकि अगले कुछ साल उसको हर बार बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। उसी तरीके में गवर्नमेंट ने जो ये फाइनेंस एक्ट है उसको भी 1 अप्रैल से लागू करना के प्लान बनाया है, जो अनाउंस किया गवर्नमेंट ने, ताकि जितना भी इनकम टैक्स है लोगों को वो साफ और सरल भाषा में मिले, ताकि लोग जो टैक्स भरना चाहते हैं वो भर सके, जो किसी वजह से इनकम टैक्स के किसी चक्कर में फंसे हुए हैं उसमें से निकल सके। बाकी मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, बजट में 2 चीजें होती हैं, या तो आम आदमी को दे दो, या इकोनॉमी में इस तरह से इन्फ्यूज करो कि वो हर इंसान को उसका बेनिफिट मिले। आप मुझे एक बात बताइए, जो रोड्स बनी पिछले 10 साल में या 12 साल में, क्या उसका फायदा मुझे और आपको नहीं मिल रहा है? क्या हमारी गाड़ियों का उसमें फर्क नहीं आ रहा? हमारे यातायात में एक टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा था, अमेरिका इसलिए विकसित नहीं है कि अमेरिका के पास बहुत पैसा है, या अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी हैं क्योंकि विकसित है। उन्होंने कहा अमेरिका की सड़कें बढ़िया है इसलिए विकसित है, क्योंकि हर जगह पहुंचने में, ट्रांसपोर्टेशन में, इकोनॉमी का हर किसी को बेनिफिट मिलता है। गवर्नमेंट ने 2014-15 में जो 2 लाख करोड़ का कैपेक्स था, जो गवर्नमेंट खर्च करती है, 2 लाख का कैपेक्स था, जिसको इस साल उन्होंने 12 लाख अनाउंस किया है। आप बताइए ना, पिछले 12 साल में 6 गुना हो गया। क्या जनमानस को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा? जो रोड्स बनेंगी उसके लिए, उसमें जो लोग काम करेंगे, क्या उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा? चाहे वो प्राइवेट इंजीनियर है, चाहे वो लेबर वाला है, चाहे आर्किटेक्ट है, चाहे वो सप्लायर है, कुछ भी है, सभी को रोजगार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बजट में किसी के लिए कुछ नहीं है। मैं वापस से एक बार फिर मैं सबमिट कर दूं कि मेरा किसी पार्टी से लेन देन नहीं है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो आंकड़े कह रहे हैं। रही बात है विकास जी, जो आपने कहा मार्केट का, तो मार्केट में क्या होता है कि इसे हम कहते हैं नी जर्क रिएक्शन। ये रिएक्शंस आते हैं जब तक मार्केट में बड़ी बार हुआ है कि किसी भी वजह से, अभी 2 दिन पहले सोना और चांदी गिरे हैं, उसका भी आज इफेक्ट आना था, वो भी आया है। उसके बाद मार्केट में हमेशा होता है नी जर्क रिएक्शन आती है, 2 दिन के बाद जब ये सब सेटल होगा तो मार्केट अपनी लेवल पे आ जाएगी। जगदीप जी, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, उसमें पैसा लगाया जाएगा तो रोजगार कहीं ना कहीं लोगों को मिलेगा, रोजगार के साधन बढ़ेंगे। क्या जिस तरह से युवा सोच रहा है कि उनको नौकरियां चाहिए, उनको काम चाहिए, क्या उससे काम आपको लगता है नहीं कि जितना अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, जितने प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे, हमारा काम भी उतना बढ़ेगा आने वाली जनरेशन का? विकास जी, denyingly but reluctantly too, Mr. Dinesh had been continuously trying to proclaim that he is not associated with any political party. But the way how he is trying to defend meaninglessly with the such kind of freaking lame excuses that must be explicated. Let me ask you a few questions directly. मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूं जनाब आपकी तरह, कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा बराए मेहरबानी आप इस मंच पे जो दर्शक जुड़े हैं उनको उत्तर दे दीजिएगा।
पहली तो बात, आप आंकड़ों और तथ्यों की बात कर रहे हैं, अभी आपने सड़कों का हवाला दिया। अगर आप फिर से ये बात करेंगे तो मैं टोल प्लाजास के नाम पर लोगों की उधेड़ी गई चमड़ी जो इस देश के अंदर लगातार जारी है उस पर बात करूंगा, उसको छोड़ देते हैं। मैंने शुरुआत में कहा कि जिस देश का केवल 1% पूंजीपति वर्ग उस देश की 40% संपत्ति को दबाए बैठा हो और मौजूदा समय में हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है वो फिरंगियों के दौर से भी गई गुजरी हुई हो, वहां पर आप जो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं उन पर मुझे लगता है दिक्कत होगी। अब मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतरराष्ट्रीय बैंक ने भारतीय जो गणना है वित्तीय विभाग की जीडीपी को, जिस सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसको सी ग्रेडिंग दी है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? फिर जरा मुझे ये बताइए उसके पीछे की जो पहली वजूहात ये तमाम अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं देती हैं वो क्या है कि 2011 और 12 का रेफरेंस ईयर ले रही है सरकार। इस पर जवाब दीजिएगा जब आपकी बारी आए। इसके अलावा मुझे बताइए होलसेल प्राइस इंडेक्स, आप तो जानते होंगे WPI की बात कर रहा हूं, उसको आधार बनाकर जब आप जीडीपी निकालेंगे, मुद्रास्फीति को आप सिरे से खारिज कर देंगे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI को आप कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो आप मुझे बताइए वो आंकड़े कितने मायने रखते होंगे। अरविंद सुब्रमण्यम साहब का अगर आपने नाम सुना हो, इस देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं, उन्होंने पब्लिक डोमेन में कहा, अर्थशास्त्री महोदय को मैं बता दूं जरा, कि 2.5% का झूठ मोदी सरकार ने 2011 से लेकर 2017 के बीच उन्होंने टोटल आंकड़े देते हुए बताया कि इस देश से बोला गया। उसमें तत्कालीन सरकार कांग्रेस की भी उन्होंने जोड़ी, लेकिन यह ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि जब आप अर्थशास्त्री होने के नाते अर्थव्यवस्था का मनन करते हैं तो पहले के जो कुछ एक साल है उसका असर जो है वो आने वाले वित्तीय वर्षों पे दिखता है। अब मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं कि जब आज के बजट में जो पिवटल पॉइंट्स थे वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए, उस पर आपने अलग अलग कहानियां सुना दी। अब मैं आपको ये स्पष्ट शब्दों में पूछ रहा हूं कि जब आपके गणना के मानक जो है, मापदंड जो है वही झूठे हैं, अंतरराष्ट्रीय तमाम बड़े संस्थान जो अर्थव्यवस्था से डील करते हैं वो इसको झूठा बता रहे हैं, 2011-12 के रेफरेंस ईयर को लेकर आप अपनी जीडीपी बताते हैं, जीडीपी और मुद्रास्फीति के फर्क को आपने कभी देश के सामने नहीं रखा, और आज स्थिति ये है कि 80 लाख लोग 5 किलो राशन पर मुयस्सर है, वहां पर आप अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं। आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो बताती है कि आप मुझसे सहमत नहीं है, लेकिन जो तथ्य मैंने रखे हैं मुझे खुशी होगी अगर आप उन पर उत्तर दे बजाय भाजपाई सरकार को डिफेंड करने के। जी विकास गिरीश जी, देखिए, मैं भाई साहब को दोबारा हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मैं 34 साल से फाइनेंशियल सेक्टर में हूं और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन जो मैं अपने क्लाइंट्स को गाइड कर रहा हूं, जो मेरा नॉलेज है, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं। और हमने जो आपने जो तथ्य कहे मुझे कि जीडीपी में डिफरेंस है, आपने इन्फ्लेशन की बात करी, देखिए आप पॉलिटिकल लेवल पे क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे मुझे उससे लेना देना नहीं है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बात एक सीधी सी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आप कहते हो सी ग्रेड दे रहा है, वही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो कह रहा है कि हिंदुस्तान की जो जीडीपी है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है। पूरी दुनिया में जहां पे एवरेज जीडीपी 3% रह गई है, उन्होंने ही तो इंडिया की जीडीपी को 7% के लिए आगे अगले साल के लिए उन्होंने बताया है, मैंने तो नहीं बताया। मेरी तो कोई फिक्र नहीं है ना, मैंने उसमें उसका बता दीजिए WPI जगदीप जी उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। नहीं कीजिए, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा उसका उत्तर दीजिए बजाय भाजपा को डिफेंड करने के। आप उनको नहीं आ रहे ना, मैंने सुब्रमण्यम का बयान बताया है, उस पर नहीं आ रहे। ये जो स्टेटमेंट बता रहे हैं वो पुराना स्टेटमेंट IMF का। जगदीप जी सुनिए, आपने IMF की बात की, ये आपको लग रहा है, जरूरी नहीं है कि जो आपको लगे वही सही हो। हम लोग भाई साहब आपको लग रहा है कि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं। जल्दी जी देखिए, ये आपका काम है इस चीज को डिफेंड करना या ऑफेंड करना। वही एक जो फाइनेंशियल एडवाइजर उसका काम है फाइनेंशियल कंडीशंस को एक बड़े लेवल पर दिखाना, प्रोजेक्ट दिखाना कि क्या चीज है। आप आपकी बात से उनसे सहमत नहीं हुए, वो बात तो कंप्लीट। आपने IMF का जिक्र किया
किया कि नहीं किया? उन्होंने आईएमएफ को काउंटर किया, उनको मौका दीजिए ना पूरी बात करने का। आप वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स, आप भी पॉइंट्स पे आ रहे हैं, वो भी पॉइंट्स पे आएंगे, थोड़ा मौका दीजिए, सब्र रखिए। जी बोलिए दिनेश जी। रही बात जो भाई साहब कह रहे हैं, देखिए मैं जो बात वापस कह रहा हूं, दो तरीके होते हैं बजट में। एक है कि आप टैक्सेशन में हर जगह लोगों को बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट दीजिए, डीबीटी की तरीके से ना देके अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर से बेनिफिट देते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे, क्या उसमें खर्चा नहीं होगा? उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा? रही बात जो आप कह रहे हो, वापस मुझे बार बार भाजपा का प्रवक्ता कह रहे हो, मैं किसी से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन आपको इतनी बात जरूर कह दूं, मैं जो कह रहा हूं वो सिर्फ तथ्यों पे, अपने तथ्यों पे कह रहा हूं। मुझे किसी से कोई लेन देन नहीं है, जो मेरा नॉलेज है मैं उससे आपको शेयर कर रहा हूं। मैं किसी के नॉलेज से आपको नहीं कह रहा। आप नोट करके लाए होंगे पॉइंट, आपको जरूर है, मैं कोई पॉइंट नोट करके नहीं आपको बता रहा हूं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो ग्रोथ सस्टेन की है 2014 से आगे, क्या पहले ऐसा हुआ है? आप खुद ही बताइए। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के बाद मनमोहन सिंह जी के गवर्नमेंट का सेकंड टेन्योर में जीडीपी टूट क्यों गया? यहां पे कोविड होने के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी में इतनी तेजी आई कि आप 2014 के और 2024 के जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं उनको पकड़िए, जीडीपी को छोड़ दीजिए, आप आईएमएफ को छोड़ दीजिए, उनको रिटर्नों को खाता निकाल लीजिए। लोग कमा रहे हैं तो रिटर्न भर रहे हैं। आप ईपीएफ का खाता निकालिए, लोग रोजगार ले रहे हैं तो ईपीएफ भर रहे हैं। बिना, मुझे बताइए, मैं ईपीएफ भर रहा हूं क्या? आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप ईपीएफ भर रहे हैं क्या? ईपीएफ एक आंकड़ा है कि एम्प्लॉयमेंट कितना है। इन्हीं चीजों से जो कि सामने लोगों को डायरेक्टली, आप 5 किलो चावल की बात कर रहे हैं, मैं पॉलिटिकल लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे लेना देना नहीं है उससे। मैं सिर्फ ये कर रहा हूं, कह रहा हूं आपको कि गवर्नमेंट ने जो 2047 तक विकसित भारत का अपना लक्ष्य रखा है, उसको लेकर गवर्नमेंट सभी तरफ से, सारे सेक्टर्स को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को, एमएसएमई को, वो इस ढंग से बेनिफिट देना चाहती है ताकि सारे लोग तरक्की करें। ये बजट मेरे हिसाब से जितना बेनिफिट गवर्नमेंट ने यू कैन से इनडायरेक्टली दिया है, ये बेनिफिट आने वाले टाइम में, आप मार्केट की बात कर रहे हैं, विकास जी ने बोला थोड़े दिनों में आप देखेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल इफेक्ट जो आते हैं वो आने ही है। हमारी मार्केट में ईपीएस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट अपने आप करेक्ट भी करेगी और मार्केट बढ़ेगी भी। जी जगदीप जी, आप कुछ कहना चाहते थे? विकास जी, मैं मुख्तसर से शब्दों में एक बात कह दूं कि जहां तक पेशेंस की बात है, मेरा अनुभव मुझे काफी कुछ सिखा चुका है। मैंने इसलिए इंटरप्ट किया था क्योंकि जो मैंने सवाल पूछे थे, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, अगर आप चर्चा को विंडिकेट करना चाहते हैं तो पूछे गए विपक्षी प्रश्नों का प्रत्युत्तर जो है वो ईमानदारी से दिया जाना चाहिए। मैंने इनसे होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात की, कोई जवाब दिया इन्होंने? मैंने इनसे प्रोड्यूसर प्राइस, सर बात ऐसे है कि इस बजट का डब्ल्यूपीआई से कोई लेन देना नहीं है। अरे फिर आप देश की अर्थव्यवस्था की बात क्यों कर रहे हैं? फिर आप कैसे दावा कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया है? अभी आपने 7 लाख से 12 लाख का जो पिछले बजट का जो स्लैब था वो बताया। मुझे बताइए 7 लाख या 12 लाख की सालाना इनकम वाले कितने प्रतिशत लोग हैं इस देश में? मेरा जो नहीं पता बुनियादी सवाल, अब सुनने का मादा रखिए। मैंने आपसे अरविंद सुब्रमण्यम साहब के उस बयान की बात की जिसमें 2.5% जीडीपी को बढ़ाकर इस सरकार ने बताया, उन्होंने खुला आरोप लगाया, उसका आपने कोई उत्तर नहीं दिया। देखिए, आप राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं, अर्थशास्त्री हैं, आपका स्वागत है। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से, ऐसा नहीं है कि मैं विपक्ष में हूं तो मेरा मतलब एक वन टाइम एजेंडा होगा कि मैं क्रिटिसिज्म ही दूंगा, लेकिन परिस्थितियां जो इस देश की है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। मैंने आपसे नोटबंदी की बात नहीं की, मैंने आपसे जीएसटी की बात नहीं की, जिसे अभी आप एक उपलब्धि बताकर हटे हैं। जाकर पूछिए कामगार से, जाकर पूछिए मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वर्ग के लोगों से, जाकर पूछिए एक श्रमिक से, जाकर पूछिए छोटे बिजनेसमैन से कि किस तरीके की परिस्थितियों में यह देश आज खड़ा है। माफ कीजिएगा, कहीं जब ये मोदी सरकार सत्ता में आई थी उस वक्त 40 से 50 लाख करोड़ के कर्ज को ये आज 150 से ऊपर 150 लाख करोड़ से ऊपर लेकर चले गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी अगर आप बजट को समुचित और न्यायोचित बताएंगे तो मेरे मेहरबान साथी, आपसे सवाल जो है वो पूछना बनता है। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ फिर से आपको 3 सवाल पूछ रहा हूं, बराए मेहरबानी इनका उत्तर दीजिए। अगर आज के ही बजट की बात कर ले तो एसटीटी पे बढ़ोतरी,
सेंसेक्स का गिरना, निफ्टी का गिरना, मिडिल क्लास स्टैग्नेशन की मैंने बात की, स्लैब रेट में कोई चेंज ना आना और फैंटम लॉस की मैंने बात की। इन पर से किसी का कोई आपने जवाब दिया हो जी तो मुझे जगदीप देखिए, मैं एज अर्थशास्त्री, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर, आम ऐसे इंसान को लाया हूं जो आम लोगों से मिलता है, उनको फाइनेंस की एडवाइस करते हैं, जो इस फील्ड में है। हम किसी ऐसे अर्थशास्त्री को लाएंगे जो पॉइंट्स लेके आए, क्योंकि अगर पॉइंटर्स वाले इंसान को लाएंगे तो फिर एक बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी। मेरा मतलब सिर्फ ये था कि आपको साथ लाना, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आपका क्वेश्चन करना बनता है, और मुझे ऐसा एक आम इंसान चाहिए था, एक फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए था जो लोगों को आम बताए कि किस तरह से पैसे का उपयोग होता है, और ये जो एक बेसिक फंडा क्या है इसको लेकर, जो आज यूनियन बजट है उसमें क्या चीजें फायदे में है, क्या चीजें नुकसान में है। हम लोग कोई अगर देखिए, अगर इस बात पर जाना हो कि इंडेक्स कितना है या WPI कितना है, फिर तो ये बात बहुत लंबी चली जाएगी, फिर तो एक बहुत बड़ा पैनल बिठाना पड़ेगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि ये जानना कि एक आम इंसान की नजर में, वो इंसान जो लगातार लोगों को राय देता है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाए, उसकी नजर से ये बजट कैसा है। हम लोग इसको ना पॉलिटिकल ले रहे हैं, आपका आना इसलिए जरूरत है क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आपका बनता है इस चीज पे क्वेश्चन करना कि क्या सरकार गलत कर रही है क्या नहीं, क्योंकि विपक्ष अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो जो सरकारें होंगी वो जरूर अपने हिसाब से चलेगी। तो हमें विपक्ष का भी चाहिए और एक आम इंसान का भी। जी, आप दिनेश जी कुछ कहना चाहते थे? मेरा सिर्फ इतना कहना है, भाई साहब ने 2-3 क्वेश्चन किए थे। जैसे मैं मार्केट का मैंने पहले ही बताया कि मार्केट देखो नी जर्क रिएक्शंस होते हैं, मार्केट में अभी भी हुआ है, पहले भी होते आए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात दूसरी, जो भाई साहब कह रहे हैं, मैंने टैक्स की बात की और मैंने टैक्स में यही कहा कि गवर्नमेंट ने एक बार क्यों बढ़ाया, ताकि जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स इंडिया में आते हैं, पहले FIIs ही आते थे, अब FDI भी आ रही है, अब उनको उसी ढंग से लेना है ताकि हमारी कोई चीज में तो स्टेबिलिटी है। हर साल टैक्स बढ़ रहा है, हर साल चेंज हो रहा है, स्टेबिलिटी है ही नहीं। गवर्नमेंट ने इसीलिए एक बार में वो 7 से 12 लाख किया था ताकि वो बेनिफिट हो। मैं फिर वापस वही कह रहा हूं कि मैं एक जो आम आदमी, जैसे आपने कहा, आम आदमी के एंगल से बात कर रहा हूं। रही दूसरी बात, GDP की ये बात कर रहे हैं, GDP IMF भी तो कैलकुलेट कर रहा है, मैं किसी का नाम लेके कुछ नहीं कह रहा, हम तो उन्हीं आंकड़ों पे बात करते हैं जो IMF ने कहा कि 7% से ऊपर की GDP जो है भारत की अगले साल 26-27 में ग्रोथ होगी। मेरे आंकड़े नहीं है, मैं कोई क्वालिफाइड इतना बड़ा बंदा नहीं हूं कि मैं खुद कैलकुलेट करूं घर बैठ के, मैं नहीं करता हूं, जो डाटे मिलते हैं मैं उसी पे बात कर रहा हूं। रही बात WPI और CPI की, वो इस बजट का कोई लेना देना नहीं है। रही तीसरी बात है, जो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन अभी के टाइम में बहुत नीचे बताई है, इन्फ्लेशन ऊपर होगी, क्योंकि जो सरकारें बनाती हैं, सरकारों का काम होता है कि अपने मुताबिक उसको आंकड़े को पेश करना। मैं इस चीज से आपको इनकार नहीं कर रहा कि आप क्या कह रहे हो, आप विपक्ष में हो, आपको जो कह रहे हो सही है। मैं जो बात कह रहा हूं, इस बजट में आम आदमी को क्या मिलेगा, मैंने उस तरह से बात करी कि आम आदमी को इसमें रोजगार का प्रावधान है, आम आदमी को MSME जो छोटा छोटा व्यापारी है उसमें उन्होंने क्या करने की कोशिश की। इनकम टैक्स में उन्होंने कहा कि पहले वही 31 दिसंबर तक वो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते थे, आप 31 मार्च तक कर पाएंगे। इनकम टैक्स में उन्होंने कहा कि अगर इनकम टैक्स का किसी के ऊपर किसी वजह से कोई केस आता है, उसके ऊपर जो पेनल्टी लगती है, पेनल्टी के ऊपर टैक्स, आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, पेनल्टी ही लगेगी। हाँ, अगर उसने जानबूझ के उसमें छुपाया ना हो और बहुत बड़ा क्रिमिनल केस ना हो तो। मैट में उसने उन्होंने मैट में उन्होंने 15% से 14% कर दिया और उन्होंने मैट में कहा कि मैट विल बी द फाइनल टैक्स। देखो कुछ चीजें हैं, देखिए बिल्कुल मैं कह रहा हूं समय का कुछ थोड़ा अभाव है, इसलिए मुझे अपनी इस डिबेट को यहीं पे बजट डिबेट को रैप करना पड़ेगा। लेकिन ये बात सही है कि हमेशा जब भी बजट हो, जब भी कोई इस तरह का होता है, तो हमारे जो देश है सबकी अपनी अपनी सोच है, उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चीजें बटी रहती हैं, कहीं इनको अर्थव्यवस्था में मजबूती मानते हैं तो कहीं इसे आम लोगों के जनजीवन पर एक गहरा असर मानते हैं। उम्मीद करता हूं जो हमारे दर्शक है उस डिबेट से जरूर उन्हें कुछ ना कुछ सीखा होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और ताजा अपडेट प्लीज देखते रहिए इंडिया डेली लाइफ। नमस्कार।